Friends, welcome to this lecture. So in today's session we are going to discuss our unit number 22 theory portion, which is based on principle of lending and different types of borrower accounts. So friends, let's see what is the principle of lending. तो दोस्तों, बैंकिंग का एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है मनी लैंड करना, और बैंकर एक साउंड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं लैंडिंग प्रोसेस का, और परमिसिबल लिमिट ऑफ फाइनेंस एक्सेस करते हैं दोस्तों एक्सेप्टेड नॉर्म्स के बेसिस पे। बैंकर फेमिलियर होते हैं बहुत सारे लॉज के रिगार्डिंग, और जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉरोवर को गवर्न करती है। दोस्तों, जो एडवांस पोर्टफोलियो होता है किसी बैंक का, वो उसके डायनेमिक पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और बैंकर के पास थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कस्टमर के रिक्वायरमेंट का, ताकि उसके नीड्स को कैटर कर सकें। दोस्तों, बैंकर को अपने आप को एक्वेंट करना है अलग अलग टाइप के क्रेडिट फैसिलिटीज़ से, और लीगल रिलेशनशिप जो अलग फैसिलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है उसे समझना है। जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग वो है सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। ये कहा जाता है दोस्तों कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग। तो सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गुड लैंडिंग का, और बैंकर ये इंश्योर करेंगे कि एडवांस जो दिया गया है वो सेफ़ है, और मनी जो दिया गया है दोस्तों वो वापस आ जाए। दोस्तों, जो लोन का रिपेमेंट होता है वो डिपेंड करता है बोरोवर की कैपेसिटी पे, बोरोवर की कितनी क्षमता है कि वो वापस पैसा कर दे, उसकी विलिंगनेस क्या है पे करने की, उसकी इनकम जनरेशन क्या है, और बैंकर अटमोस्ट केयर लें ताकि इन सभी एस्पेक्ट को सेटिस्फाई करें। लिक्विडिटी इंश्योर किया जाता है दोस्तों, और मनी जो भी पैसा दिया जाता है वो दोस्तों लंबे समय तक लॉक्ड अप नहीं रहे। बैंक जो है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को अडॉप्ट करती है ताकि अपने फ़ंड के लिक्विडिटी को मैनेज कर सके, ताकि ये इंश्योर कर सके कि जो उनकी लायबिलिटीज़ हैं उससे वो मीट कर पाए, और जो भी डिपॉजिटर की लायबिलिटीज़ हैं जैसे वो राइज हो उसे मीट कर पाए। दोस्तों, कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म लैंडर्स होते हैं, लेकिन उनको डिपॉजिट भी रिपे करना है जब भी मैच्योरिटी होगा या जब भी डिमांड किया जाएगा, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट होता है। तो इलिक्विड के रिस्क को अवॉइड करने के लिए या आप डिपॉजिटर को पे नहीं कर पा रहे हैं, इससे ऐसा सिचुएशन को अराइज करने के लिए बैंक जो है वर्किंग कैपिटल को प्रेफर करती है लैंड देना, वर्किंग कैपिटल को लैंड करना प्रेफर करती है, क्योंकि दोस्तों बैंक जो है प्रोडक्टिव और कंजम्पशन पर्पज़ के लिए लैंड करती है, स्पेकुलेटिव और अनडिज़ायरेबल पर्पज़ के लिए लैंड नहीं करती है। देखिए, अभी मैंने आपको कार्डिनल प्रिंसिपल बताया था ना, लिक्विडिटी, सेफ्टी, प्रॉफिटेबिलिटी, पर्पस एंड डाइवर्सिफिकेशन, वही चीज़ समझाया गया है। पहला चीज़ है पर्पस, कि बैंक प्रोडक्टिव और कंजम्पशन पर्पज़ के लिए लैंड करेगी और अनप्रोडक्टिव और स्पेकुलेटिव डिज़ायर के लिए नहीं लैंड करेगी। दूसरा है कैरेक्टर, जो बोरोवर का रेपुटेशन है, इंटीग्रिटी है, पास्ट क्रेडिट बिहेवियर है, ये इंपॉर्टेंट है क्रेडिट वर्दिनेस को डिसाइड करने में। तीसरा है कैपेसिटी, बोरोवर की क्या क्षमता है कि वो लोन को रिपे कर देगा, वो उसके इनकम, एक्सपेंस या दूसरे डेप्ट ओरिएंटेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है। नेक्स्ट है कैपिटल, बोरोवर के पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए उस लोन को कवर करने के लिए, और जो कोलेट्रल जिससे एसेट के रूप में यूज़ किया जा रहा है वो मार्केटेबल वैल्यू होना चाहिए उसके पास। नेक्स्ट है दोस्तों कोलेट्रल, जो बहुत सारे आइटम्स को कोलेट्रल के रूप में ऑफर किया जा सकता है, लेकिन ये कुशन की तरह काम करता है, और इसको सोल कंसिडरेशन के रूप में नहीं लेना चाहिए लोन की सुटेबिलिटी को जज करने के लिए। नेक्स्ट है कंडीशन, इकोनॉमिक या दूसरे कंडीशन जो कि बोरोवर के बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उसे भी कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है कैश फ्लो, जो बोरोवर की क्या क्षमता है कि वो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है किसी लोन से, लोन को रिपेमेंट का वो इवैल्यूएट किया जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट वर्दिनेस, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जरूरी है बैंक के लिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एडवांस पे वो डिपेंड करता है किस तरह का लोन है, किस तरह का एडवांस है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, तो बैंक जो है रिस्क कंसंट्रेशन को अवॉइड करती है, अपने आप को सिंगल ग्रुप या बोरोवर किसी एक्सपोज नहीं करके। दोस्तों, नेक्स्ट है सिक्योरिटी, जो भी लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफर किया जाता है लोन के अगेंस्ट जो भी सिक्योरिटी ऑफर किया जाएगा वो एडुकेट होना चाहिए ताकि लोन को कवर कर सके जब जरूरत पड़े तब। और दोस्तों, बोरोवर की टाइप की बात करें तो बोरोवर इंडिविजुअल होगा, पार्टनरशिप फर्म होगा, प्रोप्राइटर होगा, HUF हो सकता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो सकता है, LLP हो सकता है, कंपनीज, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बैंक जो है सभी तरह के एलिजिबल इंडिविजुअल को लैंड करती है जो कि साउंड माउंट के हो और जो माइनस ना हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है गवर्न करती है कि आप कैसे इंडिविजुअल के साथ डीलिंग करेंगे, और बैंक इंश्योर करे कि बोरोवर जो है वो कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट को इंटर करने में। जो भी पैसा माइनर को दिया गया है उसको रिकवर नहीं किया जा सकता जब तक ये नेसेसिटी के सप्लाई के लिए ना हो। और दोस्तों, कोई भी एसेट जो कि एडवांस के अगेंस्ट प्लेज किया गया है, जो कि माइनर को दिया गया है, उससे आप ड्यूज़ को अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते। जो भी पर्सन साउंड माइंड का नहीं होगा वो भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट यदि इंटर किया जाएगा तो इनवैलिड माना जाएगा। स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज किया जा सकता है एक पर्सन की कैपेसिटी पे कॉन्ट्रैक्ट करने में।
दोस्तों कोई मैरिड वुमेन जो है एडवांस ले सकती है बैंक से, और वो जो है मैन की तरह ही ट्रीट किए जाएगी, हर हस्बैंड को लायबल नहीं माना जाएगा उसके बोरोइंग के लिए, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि जिस केस में वो को बोरोअर की तरह काम करेगा वो मैन, तो उस केस में उसे भी माना जाएगा, या गारंटर की तरह काम करेगा तो उसे भी दोस्तों सिम्प उसे भी लायबल माना जाएगा। लेकिन यदि को बोरोअर या गारंटर नहीं है तो वो उस मैरिड वुमेन को ही, जो मैरिड वुमेन है उसे ही लायबल माना जाएगा। अब जरा बात करते हैं दोस्तों कि लीगल मॉडल क्या है बिजनेस का, और पारदर्शी वुमेन क्या है। तो पारदर्शी वो वैसी वुमेन होती है जो कि कंप्लीट सेक्लूजन है इन अकॉर्डेंस विद द कस्टम ऑफ हर कम्युनिटी। सी इज़ क्वालिफाइड, उसे भी एडवांस मिलता है और वो भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है। प्रैक्टिकल इशू एराइज होता है लैंडिंग के हर एक स्टेजेस में, ये इंश्योर करने में कि बोरोअर वुमेन का क्या आइडेंटिटी है। पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है दोस्तों कि इम्प्रॉपर हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, ठीक है, डिनाइल ऑफ आइडेंटिटी हो। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं इलिटरेट पर्सन की। कोई भी इलिटरेट पर्सन को उसके पास कैपेसिटी है कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है। वो अपने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करेगा थंब इम्प्रेशन के माध्यम से, सिग्नेचर के माध्यम से, ठीक है। थंब इम्प्रेशन एक मार्क होता है, यदि दोनों हाथ लॉस्ट हो गया दोस्तों को फुट इम्प्रेशन अफिक्स किया जाता है और उसे मार्क माना जाता है। जब भी आप किसी इलिटरेट से डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करें तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखें कि डॉक्यूमेंट को उसको पढ़ के सुनाएं, उसे एक्सप्लेन करें, ठीक है। इसका नाम और एड्रेस जो है और विटनेस का नाम और उसका एड्रेस जो है रिकॉर्ड में रखें। एक रिसाइटल इसके इफेक्ट में थर्ड पार्टी के द्वारा डुली विटनेस होना चाहिए, वो भी ऑब्टेन होना चाहिए दोस्तों। पारदर्शी वुमेन का मैंने आपको बताया ही, इलिटरेट पर्सन के बारे में बताया ही। प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या है दोस्तों, ये एक बिजनेस ऑन्ड है जो कि एक ऐसा बिजनेस है जो कि इंडिविजुअल के द्वारा खरीदा जाता है, और इसका जो डीलिंग होता है वो ऑनर के डीलिंग के सिमिलरिटी होता है। बिजनेस को एक सेपरेट ट्रीट किया जाता है फ्रॉम पर्सनल ट्रांजेक्शन, ताकि कन्फ्यूजन को अवॉइड किया जा सके। पार्टनरशिप फर्म दोस्तों रिलेशनशिप होता है पर्सन जिसके पास शेयर प्रॉफिट का एग्रीमेंट हो, ठीक है। एक पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल, यानी बहुत सारे लोग मिलकर एक बिजनेस को कैरी आउट कर रहे हैं, उसमें से एक पर्सन जो कि प्रॉफिट शेयर करेगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड्स होता है जो कि रिलेशनशिप गवर्न करता है पार्टनर फर्म के डीलिंग के साथ, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये गवर्न होता है। लीगल पोजीशन ऑफ पार्टनरशिप जो है डिस्टिंक्ट नहीं है इसके पार्टनर से। पार्टनर का इम्प्लॉयड अथॉरिटी है कि फर्म को बाइंड कर सकता है बिजनेस के यूजुअल कोर्स में। जो एक्ट है वो जो है फर्म के नाम पे दिया जाएगा, और जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी नहीं है। जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट आप देखते हैं दोस्तों क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट है पार्टनरशिप फर्म का, और पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो किसी पार्टनरशिप फर्म का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन का एसोसिएशन, एक इम्प्लाइड या एक्सप्रेस एग्रीमेंट कि बिजनेस करेंगे गेन के लिए, लीगल बिजनेस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे, और जो बिजनेस सभी लोग कैरी करेंगे या कुछ पार्टनर कैरी करेंगे। कौन कौन पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं हो सकते हैं उसके अंदर सोसाइटी, एसोसिएशन, क्लब, जॉइंट हिंदू फैमिली, को ऑनरशिप, ये सभी दोस्तों पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ सकते। पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है ताकि जो भी एग्जिस्टेंस है उसका एविडेंस मिले, और आउटसाइडर जो फर्म के साथ डील कर रहा है उसे प्रोटेक्शन मिले। मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है यदि आप अवॉइड करना चाहते हैं आउटसाइडर डीलिंग विद फर्म। किसी पार्टनरशिप को रजिस्टर करने के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है फर्म के रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। 1 साल के अंदर जिस साल वो पार्टनरशिप फॉर्म किया है उसके अंदर 1 साल के अंतर्गत दोस्तों, जैसे मान ली 2018 में फॉर्म किया, 2019 तक जो है उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा फर्म के रजिस्ट्रार के पास। ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म प्रिस्क्राइब रहता है, फ़ी होता है, फर्म के डिटेल, फर्म के पार्टनर डिटेल, जो रजिस्ट्रार होता है वो रिकॉर्ड करता है स्टेटमेंट को, और एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है। और यदि मान लीजिए किसी पार्टनर का विड्रॉल हुआ या कुछ डिसोल्यूशन है तो उसे भी रिकॉर्ड करता है। जो रजिस्ट्रार है वो मिस्टेक भी रेक्टिफाई कर सकता है, किसी एंट्री में कोई मिस्टेक हो गया उसे रेक्टिफाई कर सकता है, और रजिस्ट्रार जो है इंस्पेक्शन करवा सकता है किसी के द्वारा। दोस्तों एक पार्टनर जो कोई ट्रेडिंग पार्टनरशिप में जो एक पार्टनर होते हैं उनके कुछ पावर होते हैं, जैसे वो पैसा बोरो कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को प्लेज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप के पार्टनर होते हैं उनका लिमिटेड अथॉरिटी होता है। तो देखिए दोस्तों 2 तरह के पार्टनरशिप होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग पार्टनरशिप, एक होता है नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप। ट्रेडिंग पार्टनरशिप वाले जो पार्टनर होते हैं उनके पास इम्प्लाइड पावर होता है, और जो नॉन ट्रेडिंग पार्टनरशिप वाले पार्टनर होते हैं उनके पास लिमिटेड अथॉरिटी होता है। तो एनीवन कैन ऑब्टेन कॉपी ऑफ एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन। तो आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दीजिए तो आपका जो फर्म का एंट्री है वो उसके रजिस्ट्रार के कॉपी में हो जाएगा, आपको फ़ी भी पे करना पड़ेगा, और जो एंट्री रहेगा वो कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा फैक्ट का।
दोस्तों कोई भी पर्सन जो फॉल्स या इनकम्प्लीट स्टेटमेंट को साइन करेगा, नोटिस को साइन करेगा या इंटीमेशन या गलत इंटीमेट करेगा, वो पनिशेबल है और उसको 3 साल की सज़ा मिल सकती है, एक फ़ाइन भी देना पड़ेगा। दोस्तों नॉन रजिस्ट्रेशन, किसी फर्म का मान लीजिए नॉन रजिस्ट्रेशन है तो उसका इफेक्ट जो है 4 तरह का होता है। तो जैसे पार्टनर के द्वारा सूट में, यदि मान लीजिए फर्म जो है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट कर रही है, ठीक है, तो दोस्तों नो सूट टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट और एनी बिहाफ ऑफ एन फर्म अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। देखिए जब तक फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप कोई सूट नहीं कर सकते कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट से, मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट लिखा हुआ है और आपने फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं, तो वहाँ भी आप कोर्ट में किसी फर्म के अगेंस्ट या किसी भी फर्म में कोर्ट में ऐसा सूट नहीं रेज कर सकते। लेकिन जो भी पर्सन सू कर रहा है, ठीक है, उसे शो करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ द फर्म में, मतलब फर्म में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, खासकर जब सूट वगैरह केस आता है तब जरूरी पड़ता है। तो इसमें एक्सेप्शन है, जैसे मान लीजिए कि इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट टू स्यू फॉर डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म और फॉर अकाउंट ऑफ डिजॉल्व, यदि मान लीजिए फर्म डिजॉल्व हो गया है तो वो एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपका पार्टनर का ड्यूटी है, जो राइट है, वो डिटरमाइन किया जाता है पार्टनरशिप डीड से। पार्टनरशिप डीड्स जब आप जब कोई पार्टनर का अकाउंट खोलते हैं तो पार्टनरशिप डीड मिलता है, जिसमें जो भी पार्टनरशिप के मेंबर, जो भी पार्टनर्स हैं, उनका राइट ड्यूटीज़ लिखा होता है, बोरोइंग पावर किसकी है, चेक को कौन साइन करेगा, सब कुछ लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में। तो दोस्तों एक मैनेजिंग पार्टनर जो है बिजनेस को कंडक्ट करता है बिहाफ दूसरे पार्टनर के बिहाफ में, लेकिन बैंकर जो कि पार्टनरशिप फर्म के साथ डील कर रही है, वो इंश्योर करे कि बिजनेस जो है एट पस पार्टनरशिप डीड ही कंडक्ट किया जाए। एक पार्टनर दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को अफेक्ट नहीं कर सकता। देखिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका ट्रांसफ़र को कोई पार्टनर अफेक्ट नहीं कर सकता जब तक ऑथराइज नहीं हो। जब फर्म का इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप सिक्योरिटी की तरह यूज़ करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों HUF की, तो आप जब हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है और HUF क्या होता है, तो पहले बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म। बताया मैंने आपको कि एक एसोसिएशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन का, जो कि प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉसेस शेयर करेंगे किसी बिजनेस के। पार्टनर का कोई इम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं होता है। दोस्तों सारे पार्टनर का कंकरेंस जरूरी है लीगल मॉर्गेज के लिए। यदि फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो कोई फर्दर ट्रांजैक्शन को तुरंत रोक देना चाहिए। यदि कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो बैंक जो है तुरंत ट्रांजैक्शन रोक दे रनिंग क्रेडिट फैसिलिटी में, ताकि डिजीज पार्टनर के लायबिलिटी को क्रिस्टलाइज किया जा सके। HUF की बात करें तो HUF एक फैमिली होती है जिसके अंदर सारे पर्सन पूर्वज वाले एक साथ लिनियरली डिसेंडेंट होते हैं, कॉमन एंसेस्टर इंक्लूडिंग वाइफ देयर अनमैरिड डॉटर। HUF को एक कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड। हाँ, HUF को आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली हिंदू फैमिली में क्रिएट होती है। दोस्तों HUF जो है एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करती है असेसमेंट के लिए। HUF के अंदर मेल मेंबर होते हैं, ठीक है, तो मेल मेंबर होते हैं, उन्हें राइट मिलता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बर्थ से, इसे को पार्टनर कहा जाता है। HUF 2 स्कूल ऑफ थॉट से गवर्न होता है। एक होता है दोस्तों दयाबाग लॉ जो कि बंगाल में है, और एक है दोस्तों मिताक्षौर्न लॉ जो कि भारत के दूसरे पार्ट में है। तो दोस्तों HUF का 2 डिफरेंट हिंदू लॉ है, एक तो आपका मिताक्षरा लॉ है और एक आपका दयाबाग लॉ है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है हिंदूज़ के लिए अप्लाई होता है, बुद्धिस्ट के लिए अप्लाई होता है, जैन के लिए अप्लाई होता है, सिख के लिए अप्लाई होता है, लेकिन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज़ इसके लिए अप्लाई नहीं होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। और जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाए कि ये जो है हिंदू लॉ से गवर्न हो रहा है। दोस्तों ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है 2005 का, ये भी इक्वल राइट देता है इनहेरिटेंस का, बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ HUF एक ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, कोई लीगली पर्सन नहीं होते, इनका अपना पैन होता है जो कि IT अथॉरिटी इशू करती है। दोस्तों एक लीगल पर्सन नहीं होते HUF। जो HUF के मैनेजमेंट होती है वो उसके सीनियर मोस्ट मेल मैनेजर होते हैं, मेल मेंबर होते हैं फैमिली के, जैसे मैनेजर कहा जाता है या कर्ता कहा जाता है, जो कि सारे प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, बिजनेस इंटरेस्ट को मैनेज करता है। कर्ता का जो अथॉरिटी है बर्थ से आता है और वो किसी दूसरे को पार्सन के कंसेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। कर्ता जो है पैसा बोरो कर सकता है फैमिली के लिए या एंसेस्ट्रल बिजनेस के लिए, लेकिन जो प्रूफ का बर्डन है वो लेंडर के पास लाई करता है कि हाँ कि आप जो है लोन के नेसेसिटी के लिए जो प्रूफ आपने लिए हैं वो लेंडर पे डिपेंड करता है। दोस्तों कर्ता के पास पावर है कि वो जॉइंट फैमिली के प्रॉपर्टी को बेच सकता है फैमिली पर्पस से, और दोस्तों वो अकाउंट कर सकता है जो भी इनकम जॉइंट फैमिली बिजनेस प्रॉपर्टी से आया है। यदि मान लीजिए को पार्टनर में कोई डिसएग्रीमेंट है चॉइस ऑफ कर्ता के रिगार्डिंग, तो कोर्ट जो है कर्ता को अपॉइंट करती है जब तक कोई डिसीजन न लिया जाए। यदि HUF प्रॉपर्टी की एलिनेशन की बात करें, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू बाय कर्ता मेड विदाउट लीगल नेसेसिटी, ये वाइडेबल है। अब बात करें दोस्तों बैंक कैसे HUF के साथ डील करती है। पहले बात करें कंपनीज और दूसरी बात करेंगे हम लोग कंपनीज़ की। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि बैंक कैसे HUF के साथ डील करती है। तो जो भी बैंक HUF के साथ डील करेगी वो कर्ता को पहचानेगी और इंश्योर करेगी कि कर्ता ही केवल बोरो करे बेनिफिट के लिए, जॉइंट फैमिली बिजनेस के लिए।
जो भी एप्लीकेशन है HUF अकाउंट के ओपन के लिए वो सारे के सारे मेंबर उस पर साइन करें, और जो एडल्ट मेंबर हैं वो जॉइंटली और सिवियरली लायबल रहेंगे किसी बोरोइंग के लिए या कोई ओवर ड्राइंग ऑफ अकाउंट के लिए। कंपनी की बात करें, कंपनी एक ज्यूरिस्टिक पर्सन होती है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है और उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है जो कि इसके मेंबर से डिस्टिंक्ट होता है। कंपनी का अपना कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होता है जो कि इसके मेंबर से सेपरेट होता है। कंपनी दोस्तों सारा काम कर सकती है जो कि नेचुरल पर्सन करते हैं, और ये जो है सारा लायबिलिटीज़ इनकर कर सकता है, इसके पास राइट्स है, नेचुरल पर्सन का राइट है। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एस्टैब्लिश किया गया था सैलोमन वर्सेस सैलोमन कोऑपरेटिव लिमिटेड केस, जो कि हेल्ड किया कि कंपनी जो है पर्सन से डिफरेंट है ऑल टुगेदर फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। ठीक है, तो जो सैलोमन केस था उसने रिकॉग्नाइज किया और एक्सेप्ट किया कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। शेयर होल्डर के लिए लिमिटेड लायबिलिटी के कंसेप्ट को सॉलोमन केस ने प्रिस्क्राइब किया। दोस्तों जो लीगल स्टेटस होता है, जो पोजीशन होता है किसी कंपनी का, वो सेपरेट होता है और डिस्टिंक्ट होता है उसके शेयर होल्डर से। यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर है उनका लीगल स्टेटस और कंपनी का जो लीगल स्टेटस है वो अलग होता है, और शेयर होल्डर का जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होता है टू कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। कंपनी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वॉलंटरी है। इसमें दोस्तों एसोसिएशन ऑफ पीपल जो एक साथ आते हैं अपने बिजनेस को कैरी करने के लिए प्रॉफिट पर्पस से, और परपेचुअल सक्सेशन होता है। कंपनीज़ की टाइप की बात करें तो कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, मतलब चेंजेस इन इट्स मेंबर डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी। तो मान लीजिए किसी कंपनी में कोई मेंबर चेंज हो गया तो उसकी आइडेंटिटी को इफेक्ट नहीं करता है, तो इसका अपना परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, वही मतलब हुआ। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, इसकी शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है, और जो लीगल रिस्ट्रिक्शन होता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे ही अप्लाई होता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आसानी से ट्रांसफर हो सकता है, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसका शेयर में कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर है, जितना शेयर होल्ड करें उसका नॉमिनल वैल्यू के बराबर। जो कंपनी है वो इंटाइटल्ड है कि अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, खरीद सकती है, और किसी कंपनी के नाम से भी इश्यू किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कंपनीज को क्लासिफाई कर सकते हैं पब्लिक या प्राइवेट, डिपेंड करता है उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। ठीक है, तो कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, डिपेंडिंग ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कोई प्राइवेट कंपनी दोस्तों अपने राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ मतलब अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने का राइट को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक है, यानी मेंबर जो है इनके पास 200 ही रहेंगे एक्सेप्ट फॉर 1 पर्सन कंपनी। और दोस्तों और प्राइवेट कंपनी क्या करती है कि पब्लिक का इन्विटेशन भी प्रोहिबिट कर देती है कि पब्लिक कोई भी पब्लिक कंपनी जो है किसी भी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन है इसके शेयर के ट्रांसफ़र पे, दूसरा रेस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ मेंबर पे, तीसरा रेस्ट्रिक्शन है कि पब्लिक को इन्विटेशन देना कि वो सब्सक्राइब करे सिक्योरिटी को। पब्लिक कंपनी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है और शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।